नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और चीन शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए अपने मतभेद दूर करने पर सहमत। सरकार ने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग को तैयार। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 493 अरब 48 करोड़ डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत और चीन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि दोनों देश अपने मतभेद शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए हल करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों से संबद्ध संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो के साथ बातचीत की। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर की प्रस्तावित बैठक से पहले हुई अधिकारियों की ये बैठक दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए महत्वपूर्ण समझी जा रही है। बैठक के दौरान दोनों देशों ने वर्तमान घटनाओं सहित आपसी संबंधों की समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस सहमति की याद दिलाई कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध वर्तमान और वैश्विक स्थिति में स्थिरता के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। इस बात पर भी सहमति व्यक्त हुई कि दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन के अनुसार भारत और चीन को अपने मतभेद एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए हल करने चाहिए। दोनों अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती और विभिन्न बहुराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की सैन्य अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी अब से कुछ घंटे बाद लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर चीन के मोलदो में बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में 2 सप्ताह से अधिक समय से जारी गतिरोध को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण समझी जा रही है। शांति, स्थिरता और संतुलित संबंधों के बारे में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई सहमति को बनाए रखने के लिए भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सैन्य अधिकारियों की आज चीन में मोलदो सीमा चौकी पर बैठक होने जा रही है। ये स्थान लेह से 300 किलोमीटर और वास्तविक नियंत्रण रेखा से 500 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो के बीच बातचीत में दोनों देशों ने एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने पर सहमति व्यक्त की थी। मोल्दो में सैन्य अधिकारियों के बीच आज की बैठक में फायर और फ्यूरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम करने और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को लागू किया है। ये अध्यादेश हैं कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020 पर कृषक समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज में निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी।
नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है। 365 दिन की इस अवधि में सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रौद्योगिकी के जरिए सदियों पुराने मुद्दों का हल करते हुए देश 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। हमारे संवाददाता ने मोदी सरकार के पिछले 1 वर्ष में शुरू किए गए उपायों और आर्थिक सुधारों का जायजा लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर होने वाली मनुष्यों और पशुओं की मौत को रोकने के लिए कल राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभियान शुरू करते हुए श्री गडकरी ने आम जनता को सड़कों पर होने वाले हादसों को कम से कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी और निरंतरता मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख जाने जाती हैं। श्री गडकरी ने कहा कि वे अगले वर्ष मार्च तक इसमें 20 से 25% तक की कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर में 5000 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए अस्थायी और स्थायी उपाय तात्कालिक आधार पर किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में पशुओं की मौत को रोकने के बारे में भी जागरूक है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सभी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जारी पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों पर भी अमल करें। श्री गडकरी ने एनजीओ और सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध किया कि वे सड़कों पर दुर्घटनाओं की अधिकता वाले स्थानों के बारे में मंत्रालय को जानकारी दें ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग करेगा। इस संबंध में CSIR और नीति आयोग के बीच कल एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों संगठन अटल नवाचार मिशन पहल के अंतर्गत CSIR की संस्थाओं के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप में सहयोग के लिए साथ आए हैं। ये संगठन नवाचार के नए मॉडल पर भी काम कर रहे हैं, जिनमें CSIR नवाचार पार्कों की स्थापना शामिल है। दोनों संगठन देश में स्कूलों में समस्याओं के समाधान की सोच विकसित करने में भी सहयोग करेंगे। इससे विद्यार्थियों के लिए अवसर बढ़ेंगे और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस महीने की 2 तारीख तक 826 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 11,90,000 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रांत भेजा गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी यात्रा पर हुए करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया है। सबसे अधिक 450 रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और उसके बाद 177 बिहार, 49 पश्चिम बंगाल, 34 मध्य प्रदेश, 32 झारखंड, 20 राजस्थान और 17 उड़ीसा के लिए भेजी गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए एक शपथ पत्र में राज्य सरकार ने दावा किया है कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की कोई लंबित मांग उनके समक्ष नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अब राज्य के पास श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की कोई मांग नहीं है और यदि अनुरोध किया जाता है तो राज्य उसके लिए व्यवस्था कर देगा। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग के सचिव किशोर निम्बाड़कर ने यह हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में फंसे हुए इन मजदूरों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। हलफनामे के अनुसार 6.6 लाख यात्रियों को 5,427 राहत शिविरों में रखा गया था, जिनकी संख्या मई के अंत तक घटकर 37,994 हो गई। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य में 2023-24 तक 100% परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना बनाई गई है। झारखंड में 54 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4,37,000 के पास
पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। 2019-20 में 98,000 परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया। 2020-21 में झारखंड में 12 लाख परिवारों को पाइपलाइनों में से पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 ब्लॉकों और 4,700 गांवों में सभी परिवारों को पाइपलाइनों से जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना है। झारखंड में आकांक्षी जिलों की संख्या 19 है और राज्य को सलाह दी गई है कि वो योजना बनाते समय इन जिलों को प्राथमिकता दे। इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अधिकता वाले गांवों, पानी की किल्लत वाले इलाकों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों पर विशेष रूप से ध्यान देने को भी कहा गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बचे हुए उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कल एक विशेष बैठक की, जिसमें कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी और लेखा अधिकारी के पदों के लिए 4 अक्टूबर 2020 को निर्धारित परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। इसके लिए नई तारीखों की घोषणा यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 के कैलेंडर में प्रकाशित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के सामने आने वाली मुश्किलों को कम करेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक डिजिटल पुस्तक आरंभ का विमोचन और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने 1 वर्ष में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी भर्ती के क्षेत्र में मूलभूत सुधार किए गए हैं और एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव अग्रिम चरण में है। उन्होंने कहा कि एनआरए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों के साथ अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। डॉक्टर सिंह ने कोरोना महामारी के बावजूद उपलब्धियों में योगदान के लिए अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत और चीन शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए अपने मतभेद दूर करने पर सहमत हुए। सरकार ने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग को तैयार। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 493 अरब 48 करोड़ डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर 48.27% पहुंच गई है। 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 234 नए रोगियों का पता चलने के साथ राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगभग 9,000 हो गई है। अब तक 384 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 241 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 25 जिलों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या स्वस्थ हुए मरीजों से भी कम है।
मध्य प्रदेश में अब तक 5,878 लोग संक्रमण से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,734 रह गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार 10 जून से रोजगार सेतु पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों की कुशल और अकुशल श्रेणियों की समस्त जानकारी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा उद्योगों में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी भी इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। रोजगार चाहने वालों और रोजगार प्रदाताओं की जानकारी एक मंच पर लाने का उद्देश्य यह है कि उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप श्रमिक मिल जाएं और मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को रोजगार सेतु पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमित 127 नए मरीजों का पता चला। 18 मार्च को कोविड-19 का पहला रोगी सामने आने के बाद अब तक किसी एक दिन में संक्रमितों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 894 हो गई है। इस समय 661 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 231 रोगी ठीक हो चुके हैं। नए मरीजों में अधिकतर प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के विभिन्न भागों से अपने गृह जनपदों में लौटे हैं और जो पृथकवास केंद्रों में रखे गए थे। इस समय 2 लाख से अधिक लोग इन केंद्रों में हैं। कोरोना वायरस से छत्तीसगढ़ में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल कोविड-19 के 502 नए रोगियों का पता चला, जो किसी एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 9,733 हो गई है। अब तक राज्य में 257 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुकी है। 5,648 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। इस बीच अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी रोगियों को गुनगुना पानी दिया जाए। विदेशों में फंसे 166 भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कल शाम बिहार के गया पहुंचे। ये लोग कोरोना महामारी के कारण फंस गए थे। सभी यात्री बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन यात्रियों का तापमान जांचने के बाद बोधगया के विभिन्न होटलों में पृथकवास के लिए इन्हें भेज दिया गया। होटलों की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की संख्या में वृद्धि की जा रही है। इस बीच प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला कम होने से क्वारंटीन सेंटर खाली होने लगे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इन लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच कुवैत से लौटे 300 लोग होटलों में पृथकवास की अवधि पूरी होने के बाद घर भेज दिए गए हैं। इस बीच बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,500 से अधिक हो गई है। सबसे ज्यादा 275 रोगी पटना में और उसके बाद 274 खगड़िया जिले तथा 254 बेगूसराय में सामने आए हैं। राज्य में 2,233 रोगी कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 2,335 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49% हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 93 नए मरीजों का पता चला। किसी एक दिन में संक्रमित व्यक्तियों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या 936 हो गई है, जबकि 7 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। कल 56 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में 446 लोग अब तक कोविड-19 को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। उधर गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कल ये संख्या 19,000 को पार कर गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 510 नए मरीज दर्ज किए गए, जो एक ही दिन में दर्ज मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस महामारी से कल 35 मरीजों की मृत्यु हो गई, जबकि 344 लोग स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य की रिकवरी दर में सुधार हो रहा है और मई के अंतिम सप्ताह में जो 44.3 थी, वह कल 68.5 पर पहुंची है। राज्य में डिस्चार्ज की संख्या भी कल 13,000 के पार हो गई है। कल सामने आए ताजा मामलों में से अधिकतम 324 मामले और 30 मौतें अकेले अहमदाबाद जिले में से हुई है। अहमदाबाद की मृत्यु दर चिंताजनक है। जिले में अब तक 972 जितने मरीजों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है। इस बीच राज्य सरकार ने 7 नगर निगमों को
इस महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। अहमदाबाद शहर जो कोविड-19 के कारण सबसे अधिक प्रभावित है, उसे अधिकतम 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,324 हो गई है। कल कोरोना वायरस से संक्रमित 182 नए रोगी दर्ज किए गए। जम्मू से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि 182 नए मामले में 74 जम्मू से और 108 कश्मीर से हैं। जम्मू क्षेत्र में अब संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 809 पहुंच गई है, जबकि कश्मीर में 2,500 से अधिक रोगी हैं। कश्मीर में कल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में मरने वालों की संख्या 36 हो गई। 32 लोगों की कश्मीर में जबकि 4 की जम्मू में मौत हुई। इस बीच कल जम्मू में 16 और कश्मीर में 22 लोग स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई व्यक्ति प्रतिबंधों के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे और विभिन्न कारणों से दवाइयों की दुकान तक नहीं पहुंच पाए। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार इस तरह के व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आई है। तमिलनाडु में मदुरई की एक 13 वर्षीय बालिका नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संगठन का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन कराने में अपने पिता का सहयोग करने के लिए नेत्रा को ये सम्मान दिया गया है। नेत्रा के पिता पेशे से हेयर ड्रेसर हैं और उन्होंने परोपकार के इस कार्य में 5 लाख से अधिक रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उन लोगों की सराहना की थी जो इस कठिन समय में जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में कल और 1,438 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। लगातार छठे दिन 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हालांकि कल 861 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट आए। चेन्नई में कोविड संक्रमण के नए मरीजों में हर रोज बढ़ोतरी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने शहर में फील्ड सपोर्ट टीम के हिस्से के रूप में 5 मंत्रियों को तैनात किया है। इस टीम का गठन कुछ सप्ताह पहले किया गया था, जिसमें वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं। इस टीम में अब मंत्री शामिल किए गए हैं जो नगर निकाय द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों में समन्वय करेंगे। इस बारे में जारी सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि मंत्री शहर में नियंत्रण और प्रबंधन, प्रतिबद्ध परीक्षण, संपर्कों का पता लगाने, पृथकवास और संघरोधन गतिविधियों पर नजर रखेंगे। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं धर्मेंद्र। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है और ये पिछले महीने की 29 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह में 493.48 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि कुल भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 3 अरब 50 डॉलर बढ़कर 455.21 अरब डॉलर हो गया है। जम्मू कश्मीर में कल 16 घरेलू उड़ानों से 1,500 से अधिक यात्री जम्मू और श्रीनगर पहुंचे। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि 361 यात्रियों के साथ 6 विमान जम्मू में और 1,210 यात्रियों के साथ 10 विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे। केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे सभी यात्रियों की कोविड जांच की गई और सभी एहतियाती उपाय करते हुए उन्हें उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी के कार्यक्रम विशेषज्ञों की सलाह में हम आपको कोविड-19 पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह से अवगत कराते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और बताया कि किस तरह से इससे कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है और बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि अन्य संक्रामक बीमारियों की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर बहुत कम है, जबकि इससे ठीक होने की दर बहुत ज्यादा है।
हमारे देश में इस वायरस से जो इन्फेक्शन है वो 80 to 85% बहुत ही माइल्ड होता है और 4 से 5 दिन में इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। मुश्किल से 5 से 7% केसेस ऐसे हैं जिसमें ये सीरियस फॉर्म लेता है, लेकिन उसमें भी अगर हम टाइमली ऑक्सीजन थेरेपी दें और इसका जो भी है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो वो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-1444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और अब देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश के दक्षिणी चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। उधर श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद या शाम तक बादल और घने हो सकते हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और हल्के बादल रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। और सिद्धार्थ, अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जी हाँ प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो सीमा पर तनाव खत्म करने को तैयार हुए भारत चीन, दैनिक जागरण और अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों की सुर्खी है। बकौल जनसत्ता, चीन का रुख नरम, कमांडरों की बैठक आज। पंजाब केसरी का कहना है, बातचीत से पहले चीन ने बदला अपना कमांडर, वार्ता में शांति की उम्मीद बंधी। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के विधायक ब्रिजेश मिर्जा का इस्तीफा। जनसत्ता के अनुसार पिछले 3 दिन में इस्तीफा देने वाले ब्रिजेश कांग्रेस के तीसरे विधायक। 15 दिन में घर पहुंचाए मजदूर। केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक भास्कर ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, घर लौटे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर वहीं रोजगार दें राज्य। नवभारत टाइम्स की खबर है, चालू वित्त वर्ष में नई केंद्रीय योजनाओं पर लगाई रोक। कोरोना काल में खर्च को देखते हुए वित्त मंत्रालय का निर्णय। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आर्थिक संकट के कारण मंत्रालयों को 500 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू
करने की मंजूरी भी स्थगित। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने देश में एक दिन में संक्रमण के करीब 10,000 मामले आने को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने एक शोध प्रकाशित किया है, देश में सितंबर के मध्य तक खत्म हो जाएगी महामारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मेडिकल पत्रिका द लांसेट ने अपने उस अध्ययन को वापस ले लिया है जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल करने से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए अपने मतभेद दूर करने पर सहमत। सरकार ने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनुष्यों और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग को तैयार। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।